सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सीपीयू 2023 टीयर 2 के मेंस के क्वेश्चन हैं, एरर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर इसके बाद ग्रेजुएट लेवल के ही सभी क्वेश्चंस लिए हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली जो ये सीरीज चला रहा हूँ, ये सीरीज है एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस के लिए। हमारा टारगेट है 135 में से 135 मार्क्स गेन करना। फिर दूसरे जो मैंने इसमें और जो सेकंड सेक्शन से लिया है 13 क्वेश्चंस तो उसके हैं। फिर इसके बाद एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद सीपीयू के टीयर 1 2023 के क्वेश्चंस हैं। एंड आगे आप देखेंगे तो सीजीएल 2023 के टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं। ये भी एरर बेस्ड ही हैं टोटल क्वेश्चंस। आज मैं पूरे एरर के पार्ट को आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको कौन से लेवल तक जाना है। बेसिक्स टू एडवांस सब कवर कराऊंगा, जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। बट उन चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूँ। और ये लास्ट में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 10 से क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, ये 2023 में जून के महीने में हुआ था पेपर। अंडरस्टूड। इससे भी ग्रेजुएट लेवल पे ग्रेजुएट लेवल पे जॉब मिलती है किसी मिनिस्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में। अंडरस्टूड है इस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीपीयू के क्वेश्चंस, मेंस के सीपीयू के क्वेश्चंस कराना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडियसली। है ना। स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो मेथड है ना, लैंग्वेज लर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। देखिए, हम यहाँ पे एरर सीखने आए हैं, बट एरर के साथ साथ हम आपको कुछ वोकैबुलरी भी बताएंगे। जैसे कि ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसकी मीनिंग, और जब आप नोट्स बनाते हो, चाहे आप एरर डिटेक्शन के बना रहे हो चाहे वोकैबुलरी के बना रहे हो, साइड में इस तरह से एक जगह छोड़ दिया करना आप, है ना, जिसमें मैं कोई अगर एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ तो वो नोट करके या फिर ऐसे लिख लेना जब नोट्स आप बनाते हो। तो ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? ट्रिमेंडस का मतलब होता है इंटेंसिटी के सेंस में यूज किया जाता है, बहुत तेजी से, है ना। तो ट्रिमेंडस से ही ट्रिमेंडियसली वर्ड होता है। अंडरस्टूड। तो ट्रिमेंडस का जो सिनोनिम्स होगा, इनॉर्मस के सेंस में यूज किया जाता है, या फिर इमेंस के सेंस में यूज किया जाता है। इमेंस एक्सेस के सेंस में यूज किया जाता है। एक्सेस, एक्सेसिव, एक्सेसिव लिख लो, सब एडजेक्टिव लिख रहे हैं। और भी इसके कुछ एक वर्ड होते हैं, जैसे कि मैसिव, मैसिवनेस से मैसिवली वर्ड यूज करते हैं, तो मैसिव भी इसका। ये सभी वर्ड्स आपस में क्या है? सिनोनिम्स है। तो अब आते हैं हम इसके एरर डिटेक्शंस पे। स्पेशलिस्ट, ये क्या है? प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन है ना। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। किसी नाउन के साथ, अगर नाउन को हमें प्लूरल बनाना है तो उसके साथ एस या ई एस यूज करते हैं। अंडरस्टूड। जनरली किसी नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो एस और ई एस का यूज करते हैं, लेकिन कोई वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें अगर एस और ई एस यूज करेंगे तो वो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। उसमें क्या है? ये रिमूव करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? रिमूव। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही होती है, उसमें एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। एस और ई एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है वर्ब। तो से क्या है? वर्ब है ये। अब जैसे सब्जेक्ट, ये नाउन क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो स्पेशलिस्ट प्लूरल है तो से भी प्लूरल है, तो यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट है, यानी यहाँ पे इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। अंडरस्टूड। फिर दैट कंजक्शंस का यूज किया गया है, मतलब एक तरह से ये बात बोली जा रही है और ये व्यक्ति बोल रहा है और ये बात बोल रहा है, ये। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें दैट का यूज किया गया है। कंजक्शंस सिंपल सेंटेंस है तो कोई एरर नहीं है, दैट का यूज करते हैं हम। फिर दिस मेथड, ये क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है ना, ये अगले सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सिंगुलर है। और स्पीड्स अप, स्पीड अप का मतलब बढ़ा देना, तो इसका सिंगुलर, ये सब, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब उसमें एस या ईएस यूज करते हैं। तो स्पीड के साथ एस लगाया गया है, यानी इसको भी सिंगुलर बना दिया गया है, यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी करेक्ट है। लैंग्वेज लर्निंग, किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग को, मतलब भाषा सीखने की जो है ना गति है उसको बढ़ा रहे हैं। ट्रिमेंडसली मतलब बहुत तेजी से, ट्रिमेंडसली का मतलब ये बहुत तेजी से। तो इस सेंटेंस में दोस्तों कोई गलती नहीं है। गलती क्या हो सकती थी, वर्ब को गलत लिख देता तो गलती हो जाती, या फिर ये सिंपल दैट के जगह पे WH वर्ड को ये ऐसा यूज कर देता जो इसकी जरूरत नहीं थी, तो गलती हो जाती। तो इस सेंटेंस में नो एरर होगा, तो आपका आंसर होगा सी पार्ट। अंडरस्टूड। इस वोकैबुलरी को जरूर लिख लीजिएगा आप, है ना, वोकैब जो मैं साइड में बता देता हूँ कभी कभी उनको। नेक्स्ट, टू एल्डरली जेंटलमैन told the rather improbable story to mislead the police personnel। पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस वाले व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, पुलिस पर्सनल को मिसलीड करने के लिए दो एल्डरली जेंटलमैन ने कोई एक स्टोरी बताई, यही ना, इम्प्रोबेबल स्टोरी, जो असंभवित है ना, जिसकी संभावना ना के बराबर हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई स्टोरी बताई ना, इसने ये तो नहीं बताया कि कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी बताई, अकबर की बताई, या फिर किसी ने उसको सिखाई थी वो वाली स्टोरी बताई, तो मतलब ये स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है ना, ये कोई पर्टिकुलर है ना, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्टोरी, या हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, नॉट पर्टिकुलर स्टोरी, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर स्टोरी। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टोरी ये होती है जो प्री एग्जिस्टेड हो, मतलब पहले से पता हो सामने वाले को, उसको हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको, या फिर उसके बारे में आगे कहीं ना कहीं बताया जा रहा हो, पहले से मेंशन हो, है ना, तो ये क्या है, कोई एक इनडेफिनिट स्टोरी है, मतलब अनिश्चित इनडेफिनिट स्टोरी है। ये स्टोरी कोई भी हो सकती है, उसको मिसलीड करने के लिए कोई एक स्टोरी बता दे। जब इनडेफिनिट स्टोरी है, स्पेसिफिक नहीं है, अगर ये स्पेसिफिक स्टोरी होती तो उसके पहले द का यूज करेक्ट होता है, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, ए या एन। तो यहाँ पे द का यूज गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ए का यूज किया जाएगा, टोल्ड अ रैदर इम्प्रोबेबल स्टोरी, ए का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। अब क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी कोई स्पेसिफिक नहीं है। अंडरस्टूड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके इस पार्ट, ये पार्ट कहाँ आता है, ब्रेवो में, बी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। हम देखिए, ये कहने का क्या मतलब है कि हम, है ना, इस इशू पे जो डिस्कशन है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब टाल नहीं सकते, ये अर्जेंट है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ऑल्दो का यूज कहाँ पे किया जाता है, ऑल्दो का कॉन्ट्रास्टिंग चीजों में यूज किया जाता है ना, जब दो सेंटेंस दिए गए और दो सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हो, है ना, विपरीत इंटेंशन से रखते हो, तो हम, जैसे कि यद्यपि वो गरीब था फिर भी उसने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए, है ना, पार्टी में स्पेंड किए। अब वो गरीब हुआ तो स्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं ना, अब इनको कनेक्ट करने के लिए ऑल्दो का, ऑल्दो ही वॉज पुअर, फिर आगे कॉमा करके ही स्पेंड्स एक्सेस मनी इन द पार्टी। अंडरस्टूड गाइस। तो ऑल्दो का यूज किया जाता है दूसरा सेंटेंस के साथ कॉमा लगा करके, इस तरह से यूज किया जाता है, या फिर येट का यूज किया जाता है, फिर ये दूसरा सेंटेंस। ऑल्दो और दो दोनों सेम सिचुएशंस के लिए आते हैं दोस्तों, इन दोनों का तभी यूज किया जाता है जब ये एक दूसरे के विपरीत सेंटेंस हो।
लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये अर्जेंट था इसलिए इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, है ना, इस डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कारण बता रहा है ना कि भाई पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल्दो का यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे या तो बिकॉज यूज कर सकते हैं या एज यूज कर सकते हैं या सिंस यूज कर सकते हैं। अब रीजन बताने के लिए, कॉज बताने के लिए किनका किनका यूज किया जाता है, या तो एज यूज कर सकते हैं, एज इट इज अर्जेंट वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू, या फिर हम बिकॉज यूज कर सकते हैं क्योंकि कारण ही तो है ये, बिकॉज यूज कर सकते हैं, या कई जगह पे आप देखोगे सिंस का यूज कर सकते हैं, सिंस इट इज अर्जेंट वी कैन नॉट पोस्ट डिस्कशन ऑन दिस इशू, अंडरस्टूड। सिंस का यूज आपको बहुत कम मिलेगा, सिंस का यूज ज्यादातर आपको कंजक्शंस के पार्ट में मिलेगा, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेंस के सेंस, से के सेंस में जब टाइम की बात की जा रही हो, या फिर प्रेपोजिशन के फॉर्म में यूज किया जाएगा। आप जब टेंसेस पढ़ोगे तो सिंस और फॉर का यूज आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एज या बिकॉज का। एज इट इज अर्जेंट वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू, अंडरस्टूड गाइस। तो गलती कहाँ पे है, ऑल्दो का यूज नहीं होगा, जिस पार्ट में ऑल्दो यूज किया गया है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। आप अभी भी डरे हुए हो बाहर अंधेरे में जाने से। देखो, है ना, इसमें येट का यूज इसके सेंस में करते हैं, बट ज़्यादातर ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव परफेक्ट टेंस होता है तो यूज करते हैं, और जनरली दिस इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। येट का और यूज किया जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रास्टिंग्स, वही मैंने जो बताया अभी, कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस के लिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस हैं उनके लिए ये यूज कर सकते हैं, या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। लास्ट में जनरली ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही आता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट अराइव्ड द होम येट, उसने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, वो अभी तक आप मेरे पैसे वापस नहीं किए, ही हैज नॉट रिफंडेड माई मनी येट, अंडरस्टूड। तो ये येट लास्ट में यूज किया जाएगा, जनरली परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। येट का यूज कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस में ऑल्दो के साथ मैंने भी बताया कि येट भी यूज किया जाता है, जो दूसरे सेंटेंस हम लिखते हैं या फिर कॉमा लगा करके करते हैं, अंडरस्टूड गाइस। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ये बीच में तो यूज ही नहीं होगा, यहाँ पे यूज करेंगे इसी के सेंस में स्टिल का यूज करेंगे, स्टिल का, अंडरस्टूड। आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट, क्या आप अभी भी डरे हुए, कहाँ पे, अंधेरे में बाहर जाने से, अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे आपकी गलती क्या होगी, बी, क्वेश्चन नंबर 5। रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया। एक चीज आपको समझाता हूं, वेरी का मतलब भी ज्यादा से होता है और मच का भी मतलब, इन दोनों के यूजेस अलग अलग होते हैं दोस्तों। देखिए, वेरी का यूज जनरली हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ करते हैं। डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब जैसे गुड हो गया, स्मार्ट हो गया, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, है ना, स्मार्ट हो गया। दूसरा हम इसका यूज करते हैं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, शॉर्ट में लिखूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखता कैसे है, देखिए, वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोला जाता है। तो इसके साथ जैसे हम बोलते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चार्मिंग, समझ में आया। या तो कोई, है ना, एडजेक्टिव हो जो भी पॉजिटिव डिग्री में हो, या फिर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में वर्ब हो, अंडरस्टूड गाइस, तो हम यूज कर सकते हैं। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में यूज करते हैं ना आईएनजी फॉर्म में। लेकिन अगर यही डिग्री यहाँ पे मान लीजिए ये पास्ट पार्टिसिपल हो, और मच का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मच का यूज एक्सेस के सेंस में यूज करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई तो मच का यूज करेंगे। दूसरा यूज करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल्स के सेंस, पास्ट पार्टिसिपल
टाइप के वर्ब के साथ। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे अक्लेम्ड है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड ही फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल वैसे थर्ड फॉर्म है। तो इसके साथ हम वेरी यूज नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है होगा, मच का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो गलती कहाँ पे होगी आपकी, फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। देखिए, आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, या आप पानी पिला नहीं सकते। अंडरस्टूड गाइस। देखिए, आपको ये है पॉजिटिव वर्ब, जब आप पढ़ोगे ना, जब वर्ब बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, पहले ये इन्फिनेटिव, ये टी है दोस्तों, इन्फिनेटिव। हाँ, बेयर इन्फिनेटिव ये होता है कि ये सेंस तो इन्फिनिटी का रखेंगे बट टू इनके साथ यूज नहीं करते हैं। विदाउट टू के वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे कि मेरे भाई मुझे किताब पढ़ाता है ना, या पढ़ाता है, माई ब्रदर मेक्स मी रीड बुक्स, किताब पढ़ाता है। अब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव मतलब मेक का यूज जब कर देते हैं तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। या कभी नीड का यूज हुआ हो नॉट के साथ, मतलब नीड एज अ मॉडल यूज किया गया हो, एज अ मॉडल यूज किया गया हो। मॉडल में के सेंस में कब यूज किया जाता है, या तो WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तब, या फिर डेयर के साथ हम नॉट यूज करते हैं ना, डेयर के लिए भी सेम होता है। ये या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू टच माई बैग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बैग छूने की। तो हाउ डेयर यूज करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, तो नीड और डेयर दोनों ये कैसे यूज किए गए होते हैं, ये मोडाल की तरह से यूज किए गए होते हैं। और जब ये मोडाल के रूप में यूज करते हैं तो इनके साथ हम या क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, यानी इनके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड गाइस, इनके साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह मेक और मेक्स, तो मेक के साथ कभी आ जाए, मेक्स के साथ ही यूज किया गया हो, या फिर मेड के साथ, ये इसी का पास्ट फॉर्म है, इनके साथ भी क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटी, इनके साथ भी टू यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे टू ड्रिंक लिखा है तो ये टू गलत है दोस्तों। तो इसमें गलती कौन से पार्ट में हो जाएगी, इसमें। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। टू यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेक, मेक्स, मेड या नीड नॉट, हाउ डेयर, डेयर नॉट, अगर ये मॉडल के रूप में यूज किए गए होते हैं, नीड नॉट और डेयर नॉट को मॉडल के रूप में, और मेक, मेक्स, मेड ये किसी भी तरह से यूज किए गए हैं, तो इसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी वो किस फॉर्म में यूज की जाएगी, बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में। अंडरस्टूड गाइस। चलिए, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ मैं एक्सेस आप नोट करके लिख सकते हो साइड में। चलिए मैं ऊपर ही बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे कि गेट का यूज अगर किया गया हो तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरह से अगर माइंड का वर्ड का यूज किया गया है तो इसके साथ ING फॉर्म यूज की जाती है। ये जब मैं आपको एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा, है ना, वर्ब के दो पार्ट बताऊंगा, एक बेसिक्स एक एडवांस। तो एडवांस वर्ब में ये चीज़ें मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा, तो वो
जो चैप्टर वाइज क्लासेस मेरी चलेंगी वो आप मिस मत करिएगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस पहले करा करके एग्जाम्स में किस लेवल तक चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको बेसिक से किस लेवल तक लेकर के जाना है वो अभी सिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही बता पाऊँ, है ना। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे गेट के साथ देखोगे तो अब मैरी वर्ड नहीं यूज किया जाता, मैरिड यूज किया जाता है। गेट के साथ सेलेक्ट नहीं यूज करते, सेलेक्टेड यूज करते हैं। अंडरस्टूड? इसी तरह से हैव के साथ तो आपने पढ़ा ही होगा, कभी टेंसेस पढ़ते हुए भी देखा होगा। हैव के साथ वर्ब अगर दूसरी यूज करनी होती है तो वो थर्ड फॉर्म में यूज की जाती है। माइंड के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जैसे माइंड ब्लोइंग यूज करते हैं, माइंड ब्लो यूज नहीं करते हैं। कुड यू माइंड, है ना, वुड यू शिफ्टिंग अ माइंड, वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट प्लीज। तो माइंड के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, है ना। अगर कोई वर्ब यूज की जा रही हो तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाएगी। ये काफी बार एरर आ चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी प्रॉपरली। प्रॉपरली की स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे गलत हो गई है, ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। कभी कभी इतनी ज़्यादा पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी गलती हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरर ही यही दिया हो? हाँ हाँ, ये भी हो सकता है एरर ही हो, क्योंकि वो तो क्वेश्चंस में है, आंसर्स में थोड़ी है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी आगे भी प्रॉपरली की स्पेलिंग देखोगे तो गलत है, एग्जाम में ही ऐसे आया हुआ था। चलिए, तो ऐसे गलती क्या है, एक चीज़ तो मैं आपको समझाता हूँ कि कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट दिया है, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करेंगे तो ही के लिए क्या यूज करेंगे, हिज, अपने के सेंस में जो एडजेक्टिव का फॉर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। शी के लिए क्या यूज करेंगे, हर, और इट के लिए क्या करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। गॉट इट? अगर पर्सन सब्जेक्ट के रूप में वन यूज किया गया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वंस, अपोस्ट्रोफी एस के साथ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। और कोई प्लूरल नाउन हो या फिर दे का यूज किया गया है, या कोई भी नाउन भी हो अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल, तो इन सब के लिए देयर का यूज किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको प्रोनाउंस में बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे। पहले ऑप्शंस में वन मस्ट डू वंस, ये वंस प्लूरल फॉर्म लिखी है, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पहला, और ये भी, ये वंस की स्पेलिंग अलग है ना, वंस अपॉन अ टाइम वाला वंस है। तो ये आपके दो तो चले गए, आउट ऑफ कंसिडरेशन है ये। बचे बी और डी। वन मस्ट डू वंस करेक्ट है, यहाँ पे भी वंस करेक्ट है। ड्यूटी प्रॉपरली, यहाँ पे प्रॉपरली की स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पे प्रॉपरली की स्पेलिंग गलत है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अंडरस्टूड गाइस? तो इस तरह से आपको कहीं, है ना, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे फिर उनमें कौन कौन सी गलती है। अगर देखिए जल्दी जल्दी में बच्चे ने इसको पढ़ लिया, ये लास्ट में प्रॉपरली नहीं देखा, तो आंसर इसको टिक करके चला आएगा, बाद में जब आंसर किया आएगा तो वो कहेगा यार यार मैंने तो गलती कर दी, सिली मिस्टेक। अगर ये सीजीएल के एग्जाम्स में आता है तो आपको आते हुए क्वेश्चंस चले गए, आपके 4 नंबर का नुकसान हुआ। 4 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम्स में। आपको जहाँ एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा था वहाँ पे टैक्स असिस्टेंट में घुस जाओगे। अंडरस्टूड गाइस? और 2-3 क्वेश्चंस अगर ऐसे गलती हो गई सिली मिस्टेक टाइप की, तो आप सिलेक्शन से ही बाहर हो जाओगे। हमारे साथ भी होता है ना, और ये किसी के साथ भी। इसलिए ऑप्शंस जो हैं उनको करेक्टली और बड़े ही काम माइंड के साथ पढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज टाइम समवन टेक्स कॉन्क्रीट स्टेप। कॉन्क्रीट स्टेप्स का मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेप, टू एलिविएट मतलब कम करना, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, है ना। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए किसी को बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप यानी सॉलिड स्टेप लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम फ्रेज आ जाए, या इसके जगह पे ये भी आ सकता है इट इज़ हाई टाइम,
तो इसके बाद वाले जो सेंटेंस यूज किया जाएगा वो सिंपल पास्ट में यूज किया जाएगा। किसमें? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ इससे है कि वो सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी। तो यहाँ पे टेक्स का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, टुक का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि टेक्स का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, इट इज हाई टाइम समवन टुक, ये गलती होगी, यानी बी पार्ट में आपकी गलती है। आंसर बी हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए, कंपैरिजन के लिए दोस्तों एज का भी यूज किया जाता है और सो एज का यूज किया जाता है। जनरली सो एज का यूज किया जाता है नेगेटिव में, और एज का यूज किया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए। बट जनरल ये सेंटेंस में रूल है, ये है कि आप उसको पॉजिटिव में यूज करोगे जब सेंटेंस पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा है। अगर नेगेटिव कंपैरिजन हो रहा है तो सो एज का यूज किया जाएगा। द फूड वॉज नॉट सो डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पे सो की जगह पे क्या आएगा, सॉरी एज की जगह पे सो का यूज किया जाएगा, यानी गलती क्या होगी, सी की। क्वेश्चन नंबर 10। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तुम्हारे अलावा कोई और डिजर्व नहीं करता है, इसका मतलब यही हुआ कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के क्रेडिट के लिए तुम्हारे अलावा कोई और डिजर्व नहीं करता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस में अदर यूज किया जाए ना, तो इसके साथ दैन यूज करते हैं। जैसे नो अदर दैन यू, एंड इस तरह से नो वन अदर दैन यू, तभी भी दैन का यूज करते हैं। मतलब कि कंपैरेटिव टाइप का वर्ड हो, अदर जैसे है, तो उसके साथ दैन यूज कर देते हैं। बट अगर सीधे नन बस दिया गया है, नन, तो इसके साथ हम यूज क्या करेंगे, बट। नन बट यू, कोई और नहीं बल्कि तुम डिजर्व करते हो, इसका मतलब ये हुआ। अंडरस्टूड गए? तो यहाँ पे गलती क्या है, सी पार्ट में, नन बट यू। क्वेश्चन नंबर 11। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द यूज क्राउड एट द फेयर। मेले की भीड़ में कहीं तुम खो ना जाओ। कहने का मतलब यही कि हमारा हाथ पकड़ो, कहीं तुम मेले की भीड़ में खो ना जाओ। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेस्ट एक कंजक्शन है, अगर ये इसी सेंटेंस को जोड़ता है तो वो सेंटेंस में हम शुड का यूज करेंगे, बट इसके साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, या फिर नो नेगेटिव वर्ड, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेस्ट के मीनिंग में ऑलरेडी नॉट होता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, है ना, कहीं ऐसा ना हो। इसमें हम कह सकते हैं कि लेस्ट जो है इट हैज नेगेटिव सेंस, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस रखता है अपने पास, तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये होगा क्या दोस्तों, देखिए, लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे गेट है, अब यहाँ पे लॉस्ट की जगह पे लूज होता, लॉस्ट जो कि थर्ड फॉर्म है, लूज होता तो भी गलती हो जाती। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि गेट के साथ दूसरा कोई अगर सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में वर्ब आता है तो वहां पे उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे, ना कि फर्स्ट फॉर्म में। और एग्जाम में काफी बार एरर आ चुकी है इसकी बेसिस पे, ये आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाई दिया। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या जाता, होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड, अगर नॉट दिया ही नहीं होता, और गेट लूज, है ना, या फिर लॉस के सेंस में। इस लूज का मतलब तो ढीला करना होता है, खो देना, LOSE होता है। अंडरस्टूड गाइस? LOSE, डबल ओ नहीं होगा। अगर लूज इन द
यूज क्राउड एट द फेयर। अंडरस्टूड। तो यहां पे भी गलती हो जाती, अगर गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती तो भी गलत हो जाता। नेक्स्ट, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स। इसे कहने का मतलब है कि मैं जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना, एक्सेप्ट करूंगा अगर समय आता है तो, जब समय आता है तो। देखिए डिफरेंसेस क्या होते हैं। व्हाइल एक ऑन गोइंग एक्शन को, ऑन गोइंग एक्शंस या कंटिन्यू एक्शंस जो हो, उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। दोनों कंजक्शन है, व्हाइल और व्हेन दोनों। और ये जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जब से के सेंस में, है ना, जब के सेंस में, जब समय आएगा, है ना, ये टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे व्हाइल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि खेलते खेलते वो गिर गया, या फिर हम कहते हैं कि वो, मैं कोई काम कर रहा था उसी टाइम पे वो दरवाजा खोल करके अंदर आ गया, या इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं। तो व्हाइल आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज, ही केम एट होम, ही केम माई होम, सॉरी, मेरे घर आया, ही केम माई होम, अंडरस्टैंड, व्हाइल आई वाज डूइंग एक्सरसाइज। अब व्हाइल का यहाँ पे यूज करेक्ट है, क्योंकि ये जो अगला एक्शन जो है ये किसमें है, आईएनजी फॉर्म में है। मतलब ये कोई जारी वर्क है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, उस समय दूसरी घटना हुई है, तो उसको दिखाने के लिए व्हाइल का यूज करेंगे। अगर आपके एक काम के बाद दूसरी काम होता है ना, समय के लिए यूज किया जाता है, तो व्हेन का यूज करते हैं। जब बारिश आएगी तो मैं तुमसे, तुम्हारे साथ डांस करूंगा, तो व्हेन इट कम्स रेन, है ना, या हम कह सकते हैं व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी, व्हेन इट रेन्स। अंडरस्टूड गाइस। तो व्हेन का यूज करेंगे यहाँ पे। हालांकि समय आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा, यही कहने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे व्हेन द टाइम कम्स, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा व्हाइल की जगह पे व्हेन। गलती कहाँ पे है दोस्तों? गलती है डी पार्ट में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर, शुडंट वी। ये कैसा सेंटेंस है? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग दोस्तों फ्यूचर टाइप से यूज किया जाता है। शैल वी यूज करेंगे, शैल वी, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है, मैं उसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नियर अबाउट 1 घंटे लगेंगे पूरे क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कराने में। बट उसके पहले आपको बेसिक वर्ब बेस एडवांस वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द बुक। ये जो क्वेश्चंस है अब जो मैं लिया हूं, पहले वाले जो क्वेश्चंस थे अप टू 13, ये आपके एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में 2023 के टीयर 2 में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये सीजीएल 2023 टीयर 2 के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अंडरस्टूड? ये 2023 में अक्टूबर के महीने में हुआ था पेपर। दिस इज द बुक whom I wanted to buy। एक चीज ध्यान दीजिए, 1 मिनट, whom का यूज, और whom का यूज किया जाता है पहले तो ये व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? पर्सन के लिए। यूज कब किया जाता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, या हम कह सकते हैं एंटीसीडेंट को ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो whom यूज करते हैं। और ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई व्यक्ति के लिए। और कोई वस्तु है तो विच का यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए। अंडरस्टूड गाइस? कोई वस्तु के लिए विच यूज किया जाता है।
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक बुक है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये जो पहले आया हुआ जो वर्ड है ये एंटीसीडेंट होता है, जिसके बारे में आगे कहीं ना कहीं लिंक दिया हो, आगे वाले सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही हो। तो जैसे कह रहे हैं कि दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था, जो मैं चाहता था, वांटेड है ना, जो मैं चाहता था। तो किताब को चाहता था, किताब क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए हम होम का यूज़ नहीं करेंगे। होम का यूज़ तो पर्सन के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विच का यूज़। गलती कहाँ पे है दोस्तों, गलती है सी पार्ट में। नेक्स्ट, अब ये पूरा ये रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में है। रिलेटिव प्रोनाउन तब पढ़ाऊंगा जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन में एक पार्ट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 15, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर। हर किसी को अपने माता पिता, टीचर्स और है ना बड़ों की सम्मान करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एवरीवन ये सब्जेक्ट्स के रूप में आए हो। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन और somebody, anybody, nobody। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आया हो, इनमें से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आया हो, तो इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव केस कहते हैं। पोजेसिव केस क्या यूज किया जाएगा, हिज का यूज किया जाएगा अगर जेंडर डिफाइन नहीं है, मतलब सिर्फ यही वर्ड है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि है ना, नो वन ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट में से कोई नहीं, अब वहाँ पे गर्ल बता दिया गया तो हर आएगा, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है। मतलब कहता हूँ कि जेंडर डिफाइन नहीं है कि लड़की है कि लड़का है सब्जेक्ट, और सिर्फ यही वर्ड यूज किए गए हैं, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी। तो हम हिज का यूज करेंगे पॉजिटिव केस में। अगर जेंडर डिफाइन है, मतलब वो अगर फीमेल है, इनके साथ कोई ना कोई ऐसा वर्ड जोड़ा गया है जो फीमेल को दर्शाता है, तब फिर हम यूज करेंगे हर का। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गलती क्या होगी, दोज की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, एंड द आंसर विल बी, दोज कहाँ गया, ये चार्ली, सी। क्वेश्चन नंबर 16, दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्विट हर जॉब। जॉब छोड़ने से पहले वो कैसे थे, खुश थे अपनी जिंदगी में। देवर मैरिड हैप्पीली नहीं होगा, ये हैप्पीली मैरिड, देवर हैप्पीली मैरिड होगा दोस्तों, हैप्पीली। क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको, ये पहले लिख लीजिए। देखिए ये क्या है, मैरिड, वी आर मैरिड, आई एम मैरिड, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कोई एडवर्ब जब क्वालिफाई करता है, मतलब उसको मॉडिफाई करता है कि वो एडजेक्टिव है किस तरह का। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गुड, फिर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हूँ, तो आई एम वेरी गुड। तो वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई एम मैरिड, है ना, आई एम हैप्पीली मैरिड। तो इसी तरह से मैरिड क्या है कि मैं शादीशुदा हूँ, और हैप्पीली मैरिड मतलब भाई शादीशुदा आदमी दुखी भी तो होता है और वो खुश है, तो हैप्पीली मैरिड यूज करेंगे। तो हैप्पीली जो वर्ड है ये एक क्या है, एडवर्ब है। एल वाई जिसके लास्ट में होता है जनरली वो वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो उसको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा कोई कुछ एक एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। तो हैप्पीली मैरिड जो होगा ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एल वाई क्या, ये एडवर्ब जो है हमेशा स्टार्टिंग में आता है, मतलब जिन वर्ड को नहीं, ये जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तभी ये पहले आएगा। अगर ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, अगर कोई वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है
तो एडवर्ब उस वर्ब के बाद यूज किया जाएगा। अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब बाद में होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो एडवर्ब पहले हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कोई वर्ड, हाँ डांस, या शी डांस्ड, उसने डांस किया, डांस्ड ग्रेसफुली। अब ग्रेसफुली क्या है, ग्रेसफुल एडजेक्टिव होता है लेकिन ग्रेसफुली एडवर्ब है। ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, स्टेज पे उसने बहुत खूबसूरत तरह से डांस किया। अब यहाँ पे ग्रेसफुली जो है ये एक एडवर्ब है, लेकिन किसको मॉडिफाई कर रहा है, डांस को। डांस क्या है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना ये। तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसके बाद यूज किया जाएगा, अगर वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उसके पहले यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17। द स्पीकर्स एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स। स्पीकर का एम्फेसाइज से वर्ड एम्फेसिस बना है, एम्फेसिस एक नाउन है दोस्तों, इसकी स्पेलिंग ही गलत है, एम्फेसिस की स्पेलिंग ये होती है, और यहाँ पे डबल एस लगा दिया है लास्ट में, गलती ये है। ऑन द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया, जो भारत के सामान्य नागरिकों के द्वारा प्रॉब्लम फेस की जा रही है, आज के स्पीकर उसी पे चर्चा कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं उस पर जोर दे रहे हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है एसेंचुएट, एसेंचुएट मतलब जोर देना, किसी मुद्दे पे जोर देना। अंडरस्टूड। तो गलती क्या है इसमें, और तो कोई गलती ही नहीं है, ये प्लूरल है, वर्ब आगे प्लूरल आई है, तो ये वर्ब प्लूरल है, ये इसके अकॉर्डिंग सही है। अंडरस्टूड। इम्फेसिस के साथ ऑन का यूज किया जाता है प्रेजेंट, अगर ये नाउन के रूप में यूज किया गया है तो ऑन का यूज किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बाई ऑर्डिनरी पीपल ऑफ, ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया, भारत के सामान्य या साधारण लोगों के द्वारा। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया एक पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, उसके बाद बाई यूज किया गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अंडरस्टूड गाइस। यहाँ पे पूरा सेंटेंस यही एक गलती है, यहाँ पे स्पेलिंग की गलती दे रखा है, तो ये किस में है, ऑप्शंस में भी सेम दिया है, तो इसी पार्ट में गलती है, स्पेलिंग गलत लिख रखा है। बट इसका मीनिंग जानना है तो एसेंचुएट होता है, ये नाउन के फॉर्म में। अगर इसका वर्ब है लेकिन नाउन के फॉर्म में, तो इसके साथ ऑन का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इम्फेसाइज जब यूज किया गया हो, इम्फेसाइज ई, इसकी वर्ब के थर्ड, अगर ये वर्ब के रूप में यूज किया गया हो, वर्ब नेट, अगर ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो इसके साथ ऑन का यूज नहीं करते हैं। इसे द स्पीकर, इसी की बात ले लो, द स्पीकर emphasized on the topic related to the people of India. इंडिया है ना, मान लीजिए ये सेंटेंस है, बट सही से लिख देता हूँ, अदरवाइज एक दो लोग कंप्लेन भी करने लगेंगे, इंडिया है ना। द स्पीकर एम्फेसाइज्ड, ऑन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये एम्फेसाइज्ड वर्ड है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये वर्ब है, वर्ब के साथ ऑन यूज नहीं किया जाता है एम्फेसाइज में, ये किया जाता है आप नाउन के रूप में यूज किए गए हो। तो ये जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो ये प्रेपोजिशन के पार्ट में आपको बहुत ही डिटेल्स में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो नाउन के फॉर्म में यूज किए जाएँ तो उनके साथ प्रेपोजिशन आएगी, जब वही वर्ड अगर वर्ब के रूप में यूज किए गए हों तो उनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट, थोड़ा अकेले करता हूं सब, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। दे वांट टू लिव
इन द फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा, ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये तो आप लोगों को वैसे भी बहुत जनरल सेंटेंस है ये, और ये मेंस में आया हुआ। अब देखिए मेंस में इजी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, और आजकल तो सीजीएल के मेंस में बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं। आगे देखिए इम्प्रूव करते हैं स्टेटस इनका कि नहीं इस बार देखा जाएगा, लेकिन आप एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़िएगा। दे वॉन्ट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे गलती क्या है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर होता है ना, लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर, हमने वो मूवी पहले ही देख ली है। अंडरस्टूड, हमने वो मूवी पहले देखी है। तो वी एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ हैव की वर्ब, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब बात की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसी को बोलते हैं कंप्लीट प्रेजेंट। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की जाती हो तो हम यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हैज़ का यूज नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्या यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20 तक आज करा देता हूँ, फिर ये टीयर 1 के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, वाटर्स में रिपल क्रिएट करने के लिए आप राउंड स्टोन, मतलब एकदम गोल तरह का, गोल शेप का स्टोन फेंकिए। एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, है ना, इस तरह से अगर कोई ज्योमेट्रिकल वर्ड यूज किए गए हैं तो उनके साथ हम नो कंपैरेटिव डिग्री, नो कंपैरेटिव, नीचे लिख देता हूं, नो कंपैरेटिव या नो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बी यूज्ड। कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। तो इसमें देख लीजिए, ये राउंडेस्ट आया है, ये भी गलत, ये मोर राउंड आया, ये भी गलत, ये मोर राउंडर आ गया, ये वैसे गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, थ्रो अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स, थ्रो अ राउंड स्टोन। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ओके दोस्तों, आज आपका किस तरह कैसी क्लास लगी, लास्ट में हो सकता है बाहर की थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी तो स्टूडियो टाइप से मैंने क्रिएट नहीं किया अपने रूम को, तो बाहर की आवाज़ वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती है, बट धीरे धीरे मैं इस चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो सीजीएल मेंस के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो सीजीएल की मेंस देने के लिए डिटरमाइंड है उनके लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।